5 गरीब बहू का टापू पर लग्जरी ससुराल। अरे मुझसे अब नहीं झेला जा रहा ये दर्द। ये दर्द तो अब बढ़ता ही जा रहा है। मैं तो बस आप लोगों की बातें सुन ही सकता हूँ। भगवान जाने नियति का ही कौन सा खेल था, एक पल में ही हम सब बर्बाद हो गए। हाँ भैया, 1 महीना हो गया काम ढूंढते ढूंढते, अब तक हमें भी कोई काम नहीं मिला। सोचता हूँ शहर चला जाऊं। पास वाला गुड्डू बता रहा था शहर में दिहाड़ी मजदूरी काफी अच्छी है, कम से कम कोई काम तो मिलेगा जिससे कुछ तो गुजारा होगा। भैया मैं भी चलूंगा आपके साथ, यहाँ रहकर चिंता करने से तो ज्यादा बेहतर है कि कुछ काम ही कर लें। हाँ, और जो कमाई होगी उसमें से थोड़े बहुत पैसे यहाँ भेज दिया करेंगे ताकि यहाँ का गुजारा भी होगा। हम भी तुम्हारे साथ चलते, लेकिन हमारी मजबूरी तो देखो, हम तो दूसरों के सहारे जिंदा है। ऐसा मत बोल बेटा, परेशानी हर किसी के जीवन में आती है। हमें क्या पता हमारे ऊपर एकदम से इतना बड़ा मुसीबतों का पहाड़ गिर जाएगा। जी मम्मी जी सही कह रही हैं, जो कुछ होगा मिलजुल कर देख लेंगे, आप परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो, जितना थोड़ा बहुत पैसा बचा कर रखा था वो हमारे इलाज में खर्च हो गया। अब तो उधारी के पैसों पर खर्च चल रहा है, कमाई का कोई साधन नहीं है। बताओ कैसे चिंता ना करूं। मकान मालिक भी किराए के लिए खूब खरी खोटी सुनाते हैं। घर में अनाज नहीं है खाने के लिए, 6 महीने से घर का किराया नहीं दिया। ठंड बढ़ती जा रही है, बच्चों के तन पर कपड़े तक नहीं है, और हमारे घर में एक ढंग का बिस्तर तक नहीं बचा जिस पर हम बच्चों को सुला सके। हे भगवान, ऐसी जिंदगी देने से अच्छा तो मौत दे देता। कम से कम अपने परिवार को इतनी बुरी हालत और परेशानी में तो नहीं देखना पड़ता। अब जो होना था हो गया। और दिनेश, राकेश, महेश, तुम तीनों को अगर शहर में जाकर काम करना है तो तुम तीनों जाओ, हम अपना जैसे तैसे देख लेंगे। दरअसल हेमलता जी के 5 बेटे एक कागज की फैक्ट्री में अच्छा खासा मजदूरी का काम करते थे, लेकिन 6 महीने पहले फैक्ट्री में आग लगने की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। आग में नरेश के पैर जल गए और सुरेश की आंख और हाथ। बाकी सबकी चोट तो भर गई, लेकिन नरेश और सुरेश जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए। अब हेमलता जी के घर का खर्च चलना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया था। और फिर एक दिन, अरे कहाँ मर गए सबके सब, मेरा किराया कब मिलेगा मुझे? अब तो 6 महीने हो गए, यहाँ पर मैंने खैरात नहीं बांट रखी है, बाहर निकालो अभी के अभी। सज्जन सिंह जी, घर में सभी खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। दिनेश, राकेश, महेश तीनों शहर चले गए, और इनकी और सुरेश की हालत तो आप जानते ही हो। घर में कमाने वाला कोई नहीं है, बताओ कहाँ से लाए पैसे? अगर पैसे नहीं है ना तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। अगर कल तक मेरा मकान खाली नहीं हुआ तो मैं खुद सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा। अरे ऐसे कैसे निकाल दोगे? अगर हमारा सामान फेंक दोगे तो हम कहाँ जाएंगे लाला जी? थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ। किसी का नहीं, कम से कम हमारे छोटे छोटे बच्चों का तो सोचो, इनको हम लेकर कहाँ जाएंगे? अरे इंसानियत के चक्कर में मैं अपना नुकसान थोड़े न कराऊंगा। मेरी बला से कहीं भी जाओ और कहीं जगह न मिले तो किसी समंदर में जाकर डूब मरना। सज्जन सिंह, ये क्या तरीका है मेरी बहू से बात करने का? दिनेश, राकेश और महेश तीनों शहर गए हैं, कुछ ही दिनों में वो पैसे भेज देंगे, तब हम तुम्हारा किराया चुका देंगे। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने यह घर दूसरे किराएदार को किराए पर दे दिया है जो समय पर किराया चुकाएगा। अब निकलो तुम लोग यहाँ से। इसके बाद सज्जन सिंह धक्का मारकर सबको घर से बाहर निकाल देता है और हेमलता जी के परिवार का सारा सामान भी बाहर फेंक देता है। माँ, बहुत बहुत ठंड लग रही है, बाहर बहुत ठंड है और जमीन में पैर भी नहीं रखा जा रहा। माँ, हम लोगों को भूख लगी है, हमें कुछ खाने के लिए भी दे दो। मुझे तो बच्चों की हालत देखी नहीं जा रही है, आखिर करे तो करे क्या? अब तो शायद वही रास्ता बचा है जो सज्जन सिंह ने बताया था। अच्छा होगा हम अपनी सबकी जान दे दें। कैसी मनहूस बातें कर रहा है तू नरेश? माँ, ये सही तो कह रहे हैं, हो सकता है समंदर ही हमें सहारा दे दे। सज्जन सिंह के घर से बाहर निकालने के बाद हेमलता जी की 5 बहुएं अपने बच्चों और अपाहिज बैसाखियों के सहारे नरेश और सुरेश को लेकर समंदर के पास पहुंच जाते हैं और समंदर में डूबकर अपनी जान देने ही वाले होते हैं कि तभी, मम्मी देखो, समंदर के बीचों बीच वहाँ किसी की झोपड़ी बनी है, लेकिन वहाँ तो कोई भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। इस लकड़ी के पुल से वहाँ पर जाकर देखे, शायद हमें कोई मदद मिल जाए। ठीक है, चलकर देखने में बुराई क्या है, अपनी जान देने से तो बेहतर ही है। पूरा परिवार जब अपनी जान देने वाला होता है तभी उन्हें समंदर के बीचों बीच टापू पर एक झोपड़ी बनी हुई दिखाई देती है। सभी लोग उस लकड़ी के टूटे फूटे पुल की मदद से टापू तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां एक झोपड़ी बनी हुई थी
और दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तो सुनसान पड़ा हुआ है, लगता है हमसे पहले यहाँ कोई भी नहीं आया। ये झोपड़ी तो थोड़ी बहुत रहने लायक लग रही है, तो क्यों ना हम ऐसे ही अपना घर बना ले। ये हो सकता है कि ये भगवान की मर्जी हो, भगवान नहीं चाहता कि हम अभी अपनी जान दे। सही कह रही हो, तो आज से हम टापू पर ही अपना घर बनाते हैं। रात का अंधेरा बढ़ गया था और इन लोगों के पास जाने के लिए कोई दूसरा सहारा भी नहीं था, इसलिए सभी ने उसे झोपड़ी में ही रात गुजारने का फैसला किया। मम्मी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कम से कम कुछ खाने को तो दो। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है और ठंड भी बहुत तेज हो गई है। निधि बहू, पोटली खोल कर देख, उसके अंदर कुछ रोटियां बनी रखी हुई हैं, उन्हें अचार के साथ सबको खिला दे। अब पेट भरने के लिए कुछ तो चाहिए। अपनी सास की बात सुनकर बहुएं बची हुई रोटियां अचार से पहले बच्चों को खिलाती हैं, उसके बाद अपने सास और पतियों को खिलाती हैं और बची हुई रोटियां आपस में मिलकर खाकर ठिठुरते हुए रात वहीं झोपड़ी में बिता देती हैं। और अगली सुबह बाहर रोशनी हो गई है, शायद सवेरा हो गया है। हाँ, बाहर चलकर देखते हैं कि आखिर हमारे टापू पर ससुराल कैसी दिख रही है। सभी बहुएं झोपड़ी से बाहर निकल कर आती हैं और अपने चारों तरफ समंदर देखकर उनका दिमाग घूमने लगता है। अरे, यहाँ तो चारों तरफ केवल समुद्र ही समुद्र है, ना खाने पीने का कोई जुगाड़ है और ना ही ठंड से बचने का। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहाँ तो हमारी कुल्फी जम जाएगी। लेकिन हमारे पास रहने का कोई और भी ठिकाना नहीं है। बिना पैसों के शहर में तो अब जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। कम से कम यहाँ अपने बच्चों को पाल तो सकते हैं, लेकिन पेट भरने के लिए और परिवार को पालने के लिए पैसों की जरूरत होती है। बिना पैसों के कुछ नहीं हो सकता। जो भगवान की मर्जी होगी ना वही होगा, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। देखा, कल हम मरने जा रहे थे लेकिन भगवान की मर्जी थी, इसलिए आज सभी एक साथ यहाँ टापू पर खड़े हुए हैं। 5 बहुएं आपस में बात कर रही होती हैं, तभी अंदर से नरेश की आवाज आती है। अरे सुमन, सुनती हो? मुझे लगता है कि हम दोनों भाइयों को यहाँ पर कोई काम ढूंढना चाहिए। थोड़े बहुत पैसे आएंगे तभी घर का गुजारा हो पाएगा। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हो, चलो आज ही गांव की तरफ चलते हैं, शायद हमें कोई काम मिल जाए। ऐसा कहकर नरेश, जो पैरों से लाचार है, और सुरेश, जिसका एक हाथ कट गया है और एक आंख से दिखाई नहीं देता, दोनों गांव की तरफ जाते हैं। गांव भर में घूमने के बाद कोई भी उनकी हालत देखकर उन्हें काम नहीं देता और निराश होकर वो घर लौट जाते हैं। ऐसा लगातार 2-3 दिन तक होता है और फिर एक दिन, माँ, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और भूख की वजह से तो मुझे खड़ा भी नहीं होया जा रहा। हाँ, और वंश और शुभम को बुखार भी आ रहा है। हम अपने पतले पतले चीथड़े में कब तक इन बच्चों का ख्याल रख पाएंगे? हमने बहुत कोशिश की लेकिन कोई भी हमारी हालत देखकर हमें काम नहीं दे रहा। हम भी मजबूर हैं, हम क्या करें? अब जो भी करना है वो हमें ही करना होगा। तो प्रतिभा, आंचल, दीक्षा और निधि, क्या तुम लोग तैयार हो? हमें ही कोई जुगाड़ लगानी होगी। हाँ भाभी, लेकिन हम करेंगे क्या? इसके बाद सुमन अपनी चारों देवरानियों के साथ झोपड़ी से बाहर निकाल कर आती हैं और टापू के आसपास गौर से देखने लगती हैं। देखो, इस टापू की चारों तरफ कितने बड़े बड़े नारियल के पेड़ हैं। अगर हम नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ ले तो कम से कम नारियल का पानी पीने के काम आ जाएगा और उसकी गिरी से बच्चों के लिए दूध निकालकर उन्हें पिला देंगे। हाँ भाभी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस झोपड़ी की जरा हालत तो देखो। अभी फिलहाल हमें ठंड से बच्चों को बचाना होगा। उसका भी जुगाड़ है। देखो, समुद्र में न जाने कहाँ से कितना कचरा आ चुका है। समुद्र के किनारे जाकर देखते हैं, इस कचरे में से कुछ काम का मिल जाए तो ले जाएंगे और कुछ ना कुछ जुगाड़ तो बना ही लेंगे। हाँ, मैंने एक बार सरकारी अस्पताल में एक बच्चे को फोन पर एक वीडियो देखते हुए देखा था, जहाँ वो एक YouTube चैनल की वीडियो देख रहा था, जिसमें कई सारी जुगाड़ू बहू ने जंगल में जुगाड़ लगाई हुई थी और अपना घर बनाया हुआ था। अगर कोई जंगल में जुगाड़ लगा कर रह सकता है तो हम तो फिर भी समुद्र के बीच में टापू पर हैं। हम भी कोई जुगाड़ लगा लेंगे, लेकिन टापू पर अपने ससुराल बनाकर रहेंगे। तो फिर चलकर देखते हैं कि हमें हमारे जुगाड़ का क्या क्या है समुद्र से मिल सकता है। 5 बहुएं एक साथ पुल की मदद से समुद्र के किनारे तक जाती हैं और वहां पर देखती हैं कि समुद्र में प्लास्टिक की बोतल, बड़ी बड़ी प्लास्टिक की थैलियां, तिरपाल, लकड़ियां और तार और रस्सियां भरी पड़ी हैं। भाभी, क्यों ना अगर हम यहाँ से प्लास्टिक की बोतलें मिल लें और इन बोतलों को इन तारों से जोड़ कर एक पतली शीट बना ले, तो उसे अपनी छत पर रस्सियों से बांधे तो? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा जुगाड़ है। इससे न केवल हमारी छत वाटरप्रूफ हो जाएगी, बल्कि प्लास्टिक की वजह से अंदर गर्माहट बनी रहेगी और बाहर से ठंडी हवा भी अंदर नहीं आएगी। हाँ, और ये ट्रिपल भी ले चलते हैं। ये काफी बड़े बड़े हैं, कहीं कहीं से फटे हुए हैं, जहाँ पर हम पैबंद लगा देंगे।
हम अपने कपड़ों में तो टुकड़े लगाते ही हैं, इससे घर और चारों तरफ से ढक देंगे, जिससे आसपास की हवा भी नहीं आएगी और जमीन पर बिछाने का भी काम आ जाएगा। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। चलो जल्दी जल्दी से बिल लेते हैं। लेकिन ये आंचल उस तरफ क्या कर रही है? अरे आंचल, तुम उधर क्या देख रही हो? कुछ और अच्छा मिला क्या? हाँ भाभी, आप लोग इधर आइए, जरा ये समुद्र में चारों तरफ झांक देखिए। मैंने सुना है समुद्र का पानी खारा होता है और समुद्र के पानी से ही नमक बनता है। अगर ये नमक हुआ तो? अरे तो नमक खाने से पेट थोड़ी ना भरेगा, इतने सारे नमक का हम क्या करेंगे? बिजनेस। क्यों ना हम इस नमक को इकट्ठा करके उसे सुखाएं और पीस पीस कर उसे बाजार में बेचे। इससे हमें पैसे भी मिलेंगे, जिससे हम थोड़ा बहुत राशन का सामान ले पाएंगे। लेकिन हमसे नमक खरीदेगा कौन? अरे खरीदेंगे ना। अगर हम लोगों को कहेंगे कि ये नमक सीधे समुद्र से आया है और बिल्कुल असली नमक है, तो लोग हमसे जरूर खरीदेंगे। ठीक है, तुम कोशिश करके देख लो। पहले थोड़ा सा इकट्ठा करके ले चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपनी झोपड़ी को मजबूत बनाना होगा। सभी बहुएं प्लास्टिक के ट्रिपल पॉलीथीन और बोतलें इकट्ठा करके अपने साथ लेकर आती हैं और आंचल नमक भरकर टापू की तरफ चलती है। लेकिन रास्ते में पुल में निधि का पैर फंस जाने की वजह से उसके पैर में मोच आ जाती है और वो दर्द से करहाने लगती है। दर्द हो रहा है मुझे, अब मैं चल नहीं पाऊंगी। मेरे लिए चलना बहुत मुश्किल है। निधि हिम्मत करो, बस टापू पास में ही है। एक बार हम अपनी झोपड़ी तक पहुंच जाए, फिर देखते हैं क्या करना है। पांचों जैसे तैसे निधि के साथ झोपड़ी तक पहुंचती हैं, लेकिन झोपड़ी के पास जाकर देखती हैं कि निधि के पैर में सूजन आ गई है। हे भगवान, मैंने तुम लोगों को मना किया था ना। देखा, अब कंगाली में आटा गीला जैसी हालत हो गई है। अभी तो खाने के लाले पड़े हुए थे, अब इसको चोट भी लग गई है। अब बताओ कैसे ठीक होगी? अरे वैसे ही हम दोनों यहाँ पर अपाहिज हैं। अब अगर तुम लोगों में से किसी को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? आप लोग चिंता मत करो, बस मुझे 10 मिनट तो मैं अभी कुछ करके लेकर आती हूँ। आंचल तुरंत बाहर जाती है और थोड़ा सा घास फूस इकट्ठा करके 2 पत्थर रगड़कर आग जलाती है और अपने पुराने से कटोरे में समुद्र का थोड़ा सा पानी गर्म करती है। उसमें इकट्ठा किया हुआ नमक डालती है और उस पानी को लेकर झोपड़ी के अंदर आ जाती है। निधि लाओ अपना पैर धो, मैं इससे तुम्हारी सिकाई कर दूंगी। इसकी सिकाई करने से इसकी सूजन और दर्द कम हो जाएगा। क्या फालतू की बात करती हो तू भी? अरे माँ जी, आप देखो तो सही। लाओ निधि, तुम अपना पैर धो। इसके बाद आंचल निधि के पैर की सिकाई करती है और आधे ही घंटे में उसकी न केवल सूजन खत्म हो जाती है, बल्कि उसे दर्द में भी काफी आराम मिलता है। अरे भाभी, अब तो काफी बेहतर लग रहा है और सूजन भी खत्म हो गई है। देखा, असली नमक का कमाल। भाभी, आप कह रही थी ना, हमसे असली नमक कौन खरीदेगा? हम उसके फायदे बताएंगे तो लोग हमसे जरूर खरीदेंगे। ठीक है, हम रोजाना थोड़ा थोड़ा नमक इकट्ठा करके उसे सुखाएंगे और उसे बाजार में लेकर जाकर बेचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तुम लोग नमक इकट्ठा करो, बाजार में उसे हम लोग बेच कर आएंगे। सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी हेमलता जी कहती हैं, ये तुम इतना सारा कपड़ा इकट्ठा करके लेकर आए हो, इससे आखिर क्या करोगे? अरे माँ जी, आप देखते जाओ, हम इससे अपने घर को मजबूत बनाएंगे। इसके बाद पांचों बहू में काम में लग जाती हैं और कुछ ही देर में प्लास्टिक की बोतलों को काट काट कर उसमें तार फंसाकर एक बड़ी सी शीट तैयार कर लेती हैं। इसके बाद उसे अपने घर की छत पर डालकर रस्सियों से बांध देती हैं और इसके अलावा बड़ी बड़ी पन्नियां और तिरपाल सिलकर उसे अपनी झोपड़ी की चारों तरफ दीवार पर रस्सी से बांध देती हैं, जिससे झोपड़ी के अंदर ठंडी हवाएं नहीं घुसती। झोपड़ी में अब गर्माहट का एहसास हो रहा है। एकदम से हवा के थपेड़े भी नहीं लग रहे हैं। हाँ, हमारे घर की 5 गरीब बहू है तो वास्तव में लाजवाब है। इन्होंने टापू पर अपना लग्जूरियस ससुराल तैयार कर लिया। खुश रहो, लेकिन झोपड़ी को ठंड से बचाने का तो इंतजाम हो गया, लेकिन खाने का इंतजाम कैसे करेंगे? उसका भी इंतजाम हो जाएगा। मैं जिस लकड़ी से समुद्र में से नमक इकट्ठा किया करती थी, उसी लकड़ी में क्यों ना हम इस तार को कांटा बनाकर फंसा दे और समुद्र में से मछलियाँ पकड़े तो? मतलब हमें खाने में मछली मिलेगी? अरे वाह, फिर तो मजा आएगा। कोशिश करके देख सकते हैं, अगर हमारा नसीब अच्छा हुआ तो हमें एक आध मछली तो मिल ही जाएगी। और आंचल ने पानी गर्म करने के लिए जो आग जलाई थी, उसी पर उस मछली को सेक कर हम खा सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा तरीका है। चलो चलकर मछलियाँ पकड़ते हैं। इसके बाद सुमन लकड़ी में तार फंसाकर मछली पकड़ने का कांटा बना देती है और आंचल और निधि टापू के किनारे जाकर मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करते हैं। आई 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 आई, शायद एक मछली फंस गई। आंचल जैसे ही कांटा ऊपर करती है, उसे नारियल का खाली खोपड़ा कांटे में फंसा हुआ मिलता है। अरे ये तो नारियल है, इसका हम क्या करेंगे? इसको उठाकर रख लेते हैं, इसमें हम कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। एक बार फिर से मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं। आंचल एक बार फिर से कांटा समंदर के अंदर डालती है और इस बार उसे एक मछली मिल जाती है। इसी तरह 2-3 मछली पकड़ी हैं और उन्हें घर ले आती है।
मुझे लगता है हमारे आज के खाने में इतनी सारी मछलियाँ काफी होंगी। चलो अब उन्हें पकाते हैं। ठीक है, इन्हें काट लेते हैं और आग पर सेक कर सबको खाने के लिए देते हैं। जैसे तैसे सभी लोग मछली पकाकर खा लेते हैं और सो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह चलो सब जल्दी जल्दी उठो, आज हमें बहुत सारा काम करना है। ठंड बढ़ती जा रही है, बच्चों के कपड़ों का भी इंतजाम करना होगा। हाँ भाभी, चलो फिर से समुद्र के किनारे चलते हैं, शायद हमें आज कुछ और अच्छा मिल जाए। पांचों तैयार होकर समंदर के किनारे जाती हैं। तभी देखती हैं कि वहां पर एक बड़ी मछली मरी हुई पड़ी है। अरे इतनी बड़ी मछली, लेकिन ये तो कई दिनों पुरानी लग रही है और सड़ भी गई है। इसे खाना तो बेकार है। लेकिन अगर हम इसकी खाल उतार ले और उससे हम अपने बच्चों के लिए एक एक सर्दी में पहनने का कपड़ा बना लेंगे। हाँ, मैंने सुना था कि बड़े बड़े जानवर और मछलियों की खाल से लेदर से बनती है। हाँ, मैंने भी सुना था कि बड़े बड़े जानवर और मछलियों की खाल लेदर से बनती है, जो गर्म काफी रहती है। और इस मछली की खाल काफी मोटी है, तो हम अपने बच्चों के लिए एक एक जैकेट बना लेंगे और उनके लिए जूते भी बना पाएंगे। इसके बाद पांचों मिलकर उसकी खाल उतारती हैं और समंदर में ही उसे साफ करके अपने साथ लेकर आती हैं। दोपहर में बैठकर उस खाल को काटकर हेमलता जी, सुरेश, नरेश, सुमन और प्रतिभा अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े बना लेते हैं। लेकिन आंचल, निधि समंदर के किनारे कुछ ढूंढने लगते हैं। अरे तुम लोग क्या ढूंढने में लगे हुए हो? भाभी देखो, हमें टापू के किनारे पर कितनी सारी सीप, शंख और शैवाल मिले हैं। और इधर आओ, जरा देखो कितने सारे कमल के फूल हैं। और कमल के फूल के जो इतने बड़े बड़े पत्ते हैं ना, इसके नीचे मुझे कितने सारे मखाने मिले हैं। अरे हाँ, ये तो काफी सारे मखाने हैं। इन्हें तो हम खा भी सकते हैं, और अगर इन्हें साफ करके बाजार में बेचा जाए तो काफी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हाँ सही कहा, क्यों ना हम नमक का और मखाने का व्यापार करें। समुद्र में से नमक इकट्ठा करके उसे बाजार में बेचेंगे और कमल के फूल के नीचे से मखाने निकालकर उनका व्यापार भी कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छी तरकीब है। चलो अंदर जाकर सबको बताते हैं। भाभी, भैया और बात सुनिए जी, यहाँ पर आसपास बहुत बड़े बड़े कमल के फूल हैं और उन फूलों के नीचे हमें बहुत सारे मखाने मिले हैं। तो क्यों ना हम इन मखाने को लेकर बाजार में बेचें? लेकिन मखाने तो बाजार में बहुत महंगे मिलते हैं और बड़ी बड़ी दुकानों से लोग खरीदते हैं। कोई हमसे क्यों खरीदेगा? अरे भैया, अगर हम मंडी में जाकर बड़ी दुकानों से कम दाम में बेचेंगे तो लोग हमसे क्यों नहीं खरीदेंगे? बहुत अच्छा तरीका है। हम पैसे कमाने के लिए नमक और मखाने बाजार में बेचेंगे। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम मखाने की खेती कर ले, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ काम धंधा तो ढूंढना ही पड़ेगा। और अगर हम सारे मखाने ले जाकर बेच देंगे तो एक दिन मखाने खत्म हो जाएंगे। तो क्यों ना उनकी खेती करना शुरू करते हैं। इसके बाद सभी बहुएं समंदर से नमक लाकर उसे इकट्ठा करती हैं। दूसरी तरफ दो बहुएं मखाने की खेती करती हैं और कुछ ही दिनों में टापू के आसपास ढेर सारे कमल के फूल और मखाने ही मखाने हो जाते हैं। हमने अपने व्यापार करने का इंतजाम तो कर लिया, लेकिन समुद्र का पानी खारा है। अभी सर्दियों का समय है तो पानी की प्यास नहीं लगती है, लेकिन पानी पीने के लिए पानी तो चाहिए ना। क्यों ना हम बांस में पानी इकट्ठा करें। उस दिन कचरा बीनते समय मुझे एक बहुत बड़ी बोतल मिली थी। अगर हम उस बोतल में रेत भर दे और उसमें समुद्र का पानी भर दे और नीचे उसमें बांस लगा दे तो पानी फिल्टर हो जाएगा और हमें पीने के लिए अच्छा पानी भी मिल जाएगा। हाँ, बहुत अच्छी तरकीब है। इससे हम पानी फिल्टर कर लेंगे। लेकिन अभी खाने का क्या करेंगे, क्योंकि हमेशा ही हम मछलियों पर जिंदा नहीं रह सकते और जब तक हम नमक और मखाने बाजार में बेचने नहीं जाएंगे तब तक पैसे भी नहीं मिलेंगे। और यहाँ पेड़ों पर बहुत ऊंचे फल लगे हैं। बचपन में हमें अगर पेड़ों से फल तोड़ने होते थे तो हम रस्सी में पत्थर बांधते थे और उससे फल तोड़ते थे। तो क्यों ना यही तरीका आजमाए। सुमन इसके बाद तुरंत घर के अंदर जाती है और एक बड़ी रस्सी में पत्थर बांधकर नारियल के पेड़ पर फेंकती है। देखते ही देखते कई सारे नारियल और छोटे छोटे फल इकट्ठे हो जाते हैं। इतने सारे नारियल का हम आखिर क्या करेंगे? माँ जी, इसमें से कुछ नारियल हम बाजार में जाकर बेच सकते हैं और कुछ नारियल का पानी पीने के काम आ जाएगा और उसकी गिरी से दूध निकालकर उसे पी सकते हैं और बाकी के नारियल से हम तेल बना सकते हैं। हाँ, और उस नारियल के तेल से अगर हम इन नारियल के खोपरों में दीपक जलाएंगे तो हमारे घर में रोशनी भी रहेगी, क्योंकि रात के समय अंधेरा हो जाता है और आसपास डर भी बहुत लगने लगता है। इसके बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं और कुछ ही समय में काफी सारे नारियल तोड़कर उसका दूध बना लेते हैं और थोड़ा सा दूध अपने बच्चों को पिलाने के लिए रख देते हैं और बाकी का दूध का नारियल का तेल बना लेते हैं। रस्सी से हम बत्ती बनाएंगे और नारियल का तेल इन नारियल के खोपरों में भर देंगे। मैं तो दीपक जला देती हूँ। इसके बाद पांचों बहू में अपनी सास के साथ मिलकर अपने घर को चारों तरफ से दीपकों से सजा लेती हैं। लेकिन तभी भाभी देखो, केकड़ा। घर पे छोटे छोटे बच्चे, अगर एक केकड़ा घर में आ गया तो।
हाँ, और हम टापू पर रहते हैं। यहाँ पर सांप बिच्छू जैसे कीड़े मकोड़े भी होंगे। हमें अपने बच्चों को बचाना होगा। मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम कल सुबह जाकर बड़े बड़े पत्थरों और लकड़ियों को बिनकर लाए और अपनी झोपड़ी के चारों तरफ एक मेड़ बना दे, तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और जानवर हमारे घर में नहीं घुस पाएंगे। अच्छी तरकीब है। चलो कल सुबह सबसे पहले यही काम करेंगे। और अब हमारे पास काफी सारा नमक और मखाने हो गए हैं, तो आप लोग बाजार जाकर इन्हें बेच आओ। कम से कम कुछ पैसे तो घर में आएंगे ही। हाँ ठीक है, हम कल से ये काम शुरू कर देते हैं। अगले दिन सुबह होते ही सब लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। आंचल, प्रतिभा, सुमन और निधि चारों समंदर से बड़े बड़े पत्थर और लकड़ियां भी लाते हैं और घर के चारों तरफ मेड़ बना लेते हैं। नरेश और सुरेश बाजार जाकर नमक और मखाने बेचते हैं और बाजार में उनका असली नमक और ताज़ा मखाने सभी को बहुत पसंद आते हैं। उन्हें बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं शाम को घर लौटकर। अरे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। चारों तरफ पत्थर की मेड़ बना दी, अब हमारा टापू घर सुरक्षित रहेगा। हाँ, आप लोग बताइए कि बाजार में बिक्री कैसी रही? हमारा नमक और मखाने किसी ने खरीदा या नहीं? अरे देखो, हम सारे के सारे मखाने और नमक बेच आए हैं। लोगों को काफी पसंद आए हैं और हमारे नमक और मखाने की मांग बाजार में बढ़ गई है। ये तो बहुत बढ़िया है। मखाने की जो खेती की है उसमें भी काफी मखाने आने लगे हैं, तो इन्हें भी हम बेचकर काफी अच्छे पैसे कमा लेंगे। अरे भाभी देखो, मैंने समुद्र में से आसपास से बहुत सारी सीप, शैवाल और शंख बीने हैं और इनसे मैंने गले में पहनने के लिए एक हार और खिलौने बनाए हैं। ये तो देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। बाजार में मैं विदेशी लोगों को ऐसे ही गहने पहने हुए देखा था। अगर हम उन्हें भी बाजार में बेच कर आए तो हम काफी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो हम भी तुम्हारी मदद करते हैं और सुंदर सुंदर चीज बनाते हैं। इसके बाद सभी लोग खाना पीना खाते हैं और एक तरफ हेमलता जी और आंचल अगले दिन बाजार में बेचने के लिए नमक और मखाने तैयार कर रही होती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दीक्षा नरेश और सुरेश के साथ मिलकर सुंदर सुंदर सीप और शैवाल के गहने बनाती हैं। वहीं निधि और आंचल समंदर से निकली हुई लकड़ी से बच्चों के लिए कुछ खिलौने और साइकिल बनाते हैं। और अगले दिन सुबह सुबह ये पुल तो और ज्यादा कमजोर होने लगा है, इस पर चलना वाकई मुश्किल होने लगा है। हमें इसको और भी मजबूत करना होगा। हमारे पास काफी सारी रस्सी है। आज आप लोग जाइए, हम पीछे से इस पुल को मजबूत बना देंगे। इसके बाद नरेश और सुरेश मखाने लेकर बेचने जाते हैं। पीछे से आंचल अपनी देवरानियों के साथ मिलकर पुल को मजबूत बना देती हैं और कुछ ही दिनों में इनका मखाने और नमक का व्यापार चलने लगता है और ये लोग धीरे धीरे करके अपने घर को न केवल सजा लेते हैं बल्कि उनकी स्थिति भी ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद, ओह वाओ, दिस इज टू ब्यूटीफुल, लुक एट दैट, In the design and the little coconut pot and flowers. एंड दीज दिया। वो विदेशी टूरिस्ट पूरे समंदर के टापू की वीडियो बनाते हैं और उसे सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो जाती है और लोग समंदर के बीचों बीच टापू पर गरीब 5 बहू के लग्जरी ससुराल देखने के लिए इकट्ठा होने लगते हैं। धीरे धीरे 5 बहू का लग्जरी टापू पर ससुराल वायरल हो जाता है और देश के मंत्री तक ये बात पहुंचती है। सुना है समंदर के बीच टापू पर कुछ लोग रहते हैं। उन्होंने न केवल समुद्र की साफ सफाई कर दी है बल्कि प्रदूषण को भी खत्म कर दिया है। वो लोग वहां पर मखाने की खेती भी कर रहे हैं और उन्होंने अपना सुंदर घर भी बनाया हुआ है। हमें उन लोगों से बात करनी चाहिए। यह लोग देश के पर्यावरण में सहयोग दे रहे हैं। इसके बाद सरकार की तरफ से कुछ लोग 5 गरीब बहू के टापू पर लग्जरी ससुराल में आते हैं और उनसे इंटरव्यू लेने की बात करते हैं। सभी बहुएं तैयार हो जाती हैं और इंटरव्यू वाले दिन, देखिए, आप लोगों ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। इस समुद्र में इतना सारा प्रदूषण और कचरा था कि कोई भी सफाई करने के लिए तैयार नहीं होता था। लेकिन आप लोगों ने न केवल यहाँ का कचरा और प्रदूषण साफ किया है बल्कि मखाने की खेती को भी बढ़ावा दिया है। अब ये जगह एक टूरिस्ट स्पॉट बन गई है। आप बताइए, आप बदले में इसके लिए क्या कर सकते हैं? हमें बदले में एक अच्छा लग्जरी घर चाहिए जहां हम लोग आराम से रह सके, क्योंकि जुगाड़ से रह रहकर हम परेशान हो गए हैं। और हाँ, हमने अपना जो व्यापार शुरू किया है वो व्यापार हमारा ही रहेगा। हम हमेशा इस समुद्र से मखाने और नमक का व्यापार करते रहेंगे। हमें मंजूर है। इसी के साथ आपके इस टापू पर लग्जरी ससुराल को देखने के लिए हम जो टिकट लगाएंगे उसका 30% शेयर भी आप लोगों को मिलेगा। लेकिन हमें शहर में एक लग्जरी घर दीजिए जहां हम लोग आराम से रह सके और हम अपना व्यापार कर सके। सुमन और नरेश की बात सुनकर मंत्री जी फैसला लेते हैं और सभी को बताते हैं, आज से इस आइलैंड का नाम 5 गरीब बहू का टापू पर लग्जरी ससुराल होगा
और इस आइलैंड से होने वाली पूरी कमाई का 30% हिस्सा उन बहू के खाते में जाएगा। इसके अलावा नमक और मखाने का व्यापार इन्हीं के पास रहेगा और आज से 5 गरीब बहू का यह लग्जरी टापू पर ससुराल एक टूरिस्ट स्पॉट है। इसके बाद मंत्री जी उन्हें शहर में एक 5 मंजिला घर बनवा कर देते हैं, जहां पर सभी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। अब 5 बहुएं अमीर हो चुकी हैं और हेमलता जी के 3 बेटे शहर से वापस आ गए हैं। सभी लोग घर में मिलजुल कर प्यार से रहते हैं और आज शहर में 5 बहू के नाम से उनका नमक और मखाने का व्यापार भी चल रहा है। भगवान करे तुम्हारी जैसी बहुएं हर किसी को मिले। मेरी बहू ने टापू पर न केवल ससुराल बनाया बल्कि अपनी मेहनत जुगाड़ से हमें एक अच्छी जिंदगी दी। बेटा तुम लोग हमेशा खुश रहो। इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। बहुत अच्छी तरकीब है।